नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार तक्षशिला यूके पर। प्यारे साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। आज फिर से हम लोग 20 बेहतरीन क्वेश्चन इसके अंतर्गत करेंगे, जिससे आप लोगों की पूरी हिंदी एक तरीके से रिवाइज होती चली जाएगी। ऐसी ही सीरीज़ मैंने एक चला रखी है और पहले भी मैं 8 प्रैक्टिस सेट इसके अंदर डाल चुका हूँ। बस आप लोग बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा वीडियो को, एक एक पॉइंट जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बताता जाऊंगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में करता आया हूं हर प्रैक्टिस सेट के अंदर, कि जितने भी आपके ऑप्शन होंगे उनके हर एक ऑप्शन के बारे में इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। आप लोग उसे नोट करते चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए है आपका संस्कृत, बी फारसी, सी हिंदी या डी पाली। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फारसी। देखिए, आपका जो आज फिलहाल ईरान है उसका पुराना नाम था फारस, और फारस की ये देन है कि हिंदी शब्द आपका फारसी शब्द है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब ये सिंधु नदी के किनारे पहुँचे तो जब इन्होंने आसपास के व्यक्तियों से पूछा कि भाई, लोगों से पूछा कि भाई इस नदी का नाम क्या है, तो उन्होंने बोला सिंधु। लेकिन दिक्कत क्या थी कि फारसी में स शब्द नहीं होता, तो ये बोलते थे बार बार हिंदू, तो वहीं से एक शब्द निकला हिंदी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हिंदी कैसा शब्द है, एक फारसी शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सरोज स्मृति किसकी कविता है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी महादेवी वर्मा, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या डी सुमित्रा नंदन पंत। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में सरोज स्मृति लिखी थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का मैक्सिम गोर्की किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी निराला या डी रस खान। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद, जिनका बचपन का नाम, पुराना नाम धनपत राय था। आप लोगों को ध्यान रखना है, इन्हें भारत का मैक्सिम गोर्की भी कहा जाता है, इन्हें कलम का सिपाही भी कहा जाता है, कलम का सिपाही, इन्हें कलम का मजदूर भी कहा जाता है, इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें हम लोग ऑप्शन नंबर बी सुमित्रानंदन पंत की, तो सुमित्रानंदन पंत को आपका प्रकृति का सुकुमार कवि या नंदन जी नयन भी कहा जाता है। बात करें निराला की, तो निराला को आपका महाप्राण भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, इन्हें कहा जाता है महाप्राण भी इनको कहा जाता है। और बात करें रसखान की, तो रसखान का जो आपका असली नाम था, यहाँ पे ध्यान रखना, रसखान का असली नाम था सैयद इब्राहिम, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनका असली नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ओ किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए अर्धस्वर, बी अर्धविवृत, सी विवृत या डी संवृत। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्धविवृत। देखिए, आपका ए, ओ और ओ, ये सभी आपके क्या होते हैं? अर्धविवृत। अगर मैं विवृत की बात करूँ तो विवृत आपका होता है आ, या आपका विवृत होता है। अगर मैं बात करूँ संवृत की, तो ई आई, एक तो हो गया ई छोटी ई बड़ी ई, एक आपका ऊ और आपका बड़ा ऊ, ये क्या होते हैं? आपके संवृत होते हैं, ठीक है। बाकी बच्चे जो है वो सारे आपके अर्ध संवृत में आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्धस्वर की अगर मैं बात करूँ, अर्धस्वर दो ही होते हैं, एक तो आपका य, ठीक है, और एक आपका होता है वही, कहलाते हैं आपके अर्धस्वर, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उपसर्ग अधः का अर्थ होगा? ए अभाव, बी भीतरी, सी आधा या डी नीचे। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नीचे। देखिए, अध अगर ये होता तो अध का अर्थ तो होता है आधा, लेकिन अधः है, अधः का अर्थ होता है नीचे, जो कि संस्कृत का एक उपसर्ग है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। रीतिकाल, लीजिए, परिचय या परिणित। ये क्वेश्चन नंबर डी में कोई गड़बड़ हो गई थी, जब मैं इसे बना रहा था तो मैंने इस ऑप्शन को थोड़ा नीचे करके लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख नहीं पाया था, गड़बड़ हो गई थी। तो डी है आपका परिणित। तो चलिए इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी परिणित। इसमें गलती क्या है? देखो, रीतिकाल जो है, रीतिकाल में आपकी इस तरीके से रीति बनाई जाती है, बाकी सारा सेम। लीजिए में ल पे बड़ी की मात्रा होती है,
ये इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। और परिचय में आपकी गलती क्या है कि परिचय में र पे छोटी ई की मात्रा होती है, ये गलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए प्लस ए बराबर आ, यह किस संधि का गुण है? ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि या डी अयाधि संधि। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि। इसमें ए प्लस ए आ, ई प्लस ई तो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा बड़ी ई, और ऊ प्लस ऊ तो क्या बनेगा आपका बड़ा ऊ, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया के मूल रूप धातु में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है? देखिए क्रिया के अंदर अगर आप लोग प्रत्यय जोड़ते हो तो आपका कहलाता है वो कृत प्रत्यय। बात करें अगर हम लोग तद्धित प्रत्यय की, तो इस सवाल का तो आंसर हो जाएगा ए यानी कृत प्रत्यय। अगर मैं बात करूं तद्धित प्रत्यय की, तो संज्ञा, सर्वनाम और आपका विशेषण, अगर आप लोग इसमें प्रत्यय जोड़ देते हो तीनों में, तो आपका कहलाता है तद्धित प्रत्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अखरोट किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन नंबर ए तुर्की, ऑप्शन नंबर बी फारसी, ऑप्शन नंबर सी पश्तो या ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्तो। देखिए ध्यान नहीं रखिएगा, इसकी बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए जहाँ पे भी आपको ट, ठ, ड, ढ ये चारों वर्ण दिख जाए, तो आप समझ जाना कि वो आपका पश्तो भाषा का शब्द होगा। तो आपका किसका होगा? पश्तो भाषा का शब्द होगा। माफ़ कीजिएगा, मुझे थोड़ी खांसी सी हो रखी है, तो बार बार इस तरीके की मुझे खांसी उठ रही है बीच में। चलिए तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी पश्तो। ध्यान रखना ट, ठ, ड, ढ जिस भी भाषा में आपके आएंगे वो समझ जाना, जिस भी शब्द में आएंगे समझ जाना पश्तो का शब्द है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जलज किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए रूढ़, ऑप्शन नंबर बी योग रूढ़, सी यौगिक या डी तद्भव। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी योग रूढ़। देखिए जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो सभी योग रूढ़ के भी उदाहरण होते हैं। रूढ़ शब्द जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, योग रूढ़ जो कि दो शब्दों के मेल से बनता है लेकिन संकेत किसी तीसरे शब्द की ओर बनता है। यौगिक किन्हीं भी दो शब्दों का मेल आपका यौगिक कहलाता है। तद्भव जो शब्द संस्कृत से उठा के हिंदी में प्रयोग कर लिए गए उन्हें कहते हैं हम लोग तद्भव। तो जलज, पंकज, जलद, उदधि, पयोधि सभी संस्कृत के शब्द होते हैं एक तरीके से, और आपके ये बहुब्रीहि शब्द के उदाहरण होते हैं बहुब्रीहि समास के। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी योग रूढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ओ परंतु और परंतु में अव्यय का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए क्रिया विशेषण, बी संबंध बोधक, सी समुच्चय बोधक या डी विस्मयादि बोधक। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समुच्चय बोधक। देखिए क्रिया विशेषण की अगर मैं बात करूं, क्रिया की विशेषता जो बताए उसे बोलते हैं क्रिया विशेषण। इसके 4 भेद होते हैं, संबंध बोधक के 13 भेद होते हैं, समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं और विस्मयादि बोधक के 7 भेद होते हैं। कभी कभी किसी किसी एग्जाम में इसके 14 भी माने गए हैं और इसके 8 माने गए हैं। आपको ध्यान रखना है, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर दोनों ही ऑप्शन में आ जाए 13-14 में, तो 13 आंसर मार्क करना, 7 और 8 में से आप लोग 7 मार्क करोगे। संबंध बोधक क्या होते हैं? संबंध बोधक होते हैं इसमें के साथ, के पहले, के बाद इस तरीके के शब्द आते हैं। और आपके अगर मैं बात करूं समुच्चय बोधक के, समुच्चय बोधक के 2 प्रकार होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और विअधिकरण समुच्चय बोधक। और एवं अथवा, और एवं अथवा या इस तरीके के सब समुच्चय बोधक में आता है। विस्मयादि बोधक आप लोग जानती हो, हर्ष, विषाद, खुशी, ठीक है, आश्चर्य, इस तरीके के शब्द किसमें देखने को मिलते हैं? विस्मयादि बोधक में देखने को मिलते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समुच्चय बोधक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यौवन में किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। तो सभी को पता है कि ये उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाववाचक। यौवन एक भाव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13, निम्न शब्दों में से नित्य बहुवचन शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए आंसू, बी सोना, सी दूध या डी जनता। तो सभी धातु अगर मैं बात करूं जैसे सोना है तो ये में सभी में क्या होता है आपका एक वचन लगभग होता है। दूध द्रव्यवाचक है, जनता आपका क्या है? अगर मैं बात करूं जनता आ रही है, ठीक है ना, अगर मैं जनता आ रही है तो इसका मतलब जनता एक वचन है। दूध गिर गया तो ये भी एक वचन है। सोना महंगा हो गया है, सोना महंगे हो गए हैं, ऐसा कोई नहीं बोलता। आंसू निकल रहे हैं, ये आपका नित्य बहुवचन है।
आंसू निकल रहे हैं, आंसू कभी ये नहीं बोला था कि आंसू निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह मेरी कक्षा है में यह किस प्रकार का सर्वनाम है? तो सर्वनाम के मैंने बताया था कि 11 प्रकार या 6 प्रकार देते हैं। अगर 6 ऑप्शन में है, 11 नहीं है तो 6 आंसर होगा, और आपका 11 दे रखा है 6 ऑप्शन में, तो आपका 11 माना जाता है। जिनमें से यह जो आपका आता है वो आपका होता है निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये काउंट होता है। यह होता है निश्चयवाचक, यह वह निश्चयवाचक होता है, कौन क्या ये आपका प्रश्नवाचक होता है, और कोई कुछ ये आपका अनिश्चयवाचक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशुतोष किसका पर्यायवाची होता है? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मा, बी विष्णु, सी शिव जी, या डी राम। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी शिव जी। देखिए आशुतोष का अर्थ होता है शीघ्रता से प्रसन्न होने वाले। तो शीघ्रता से कौन से भगवान प्रसन्न होते हैं? वो है शिव जी। आपको यहाँ से एक चीज ध्यान रखनी है, वो है आशु कवि। अगर मैं आशु कवि की बात करूं तो आशु कवि का अर्थ होता है जो कवि तुरंत रचनाएं रच दे, तुरंत खड़ा खड़ा कहीं पे भी रचना लिख दे, कोई भी कृति कविता बना दे, तो उसे बोलते हैं आशु कवि। आशु शब्द का अर्थ होता है त्वरित, बहुत तुरंत के तुरंत काम कर देने वाला। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजु का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए सरल, बी कुटिल, सी सीधा, या डी कृत्रिम। देखिए इसका वैसे तो अक्सर करके ऑप्शन देखने को मिलता है वक्र। ठीक है, इस सवाल का जैसे रुजु का क्या होता है? वक्र, लेकिन वक्र ऑप्शन में नहीं है, तो वक्र का मतलब होता है घुमाव। तो घुमाव किस ऑप्शन में हमको देखने को मिलता है? सरल तो सीधा होता है, सीधा तो वैसे ही सीधा होता है, कृत्रिम का कोई मतलब नहीं, तो बच्चा के ऑप्शन नंबर बी कुटिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्धविराम का चयन कीजिए। मैंने विराम चिन्ह की पूरी वीडियो डाल रखी है, आप यूट्यूब पे जाओगे तो वहाँ पे आपको कंप्लीट विराम चिन्ह मिलेगा। आपको वहाँ पे मैंने हर विराम चिन्ह को बहुत ही डिटेल में बताया है, एक एक विराम चिन्ह को, तो आप जाके देखोगे तो ये क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्धविराम, जिससे बोलते हैं सेमी, इंग्लिश में बोलते हैं सेमी कोलन। इंग्लिश में इनका नाम पता होना बहुत जरूरी है, कभी कभी इंग्लिश में ही इसका नाम डाल देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पत्र को विचाराधीन पत्र भी कहा जाता है? ऑप्शन ए सरकारी पत्र, बी अर्ध सरकारी पत्र, सी प्रारूपण, या डी टिप्पण। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टिप्पण, जिसे हम बोलते हैं नोटिंग। नोटिंग एक विचाराधीन एक पत्र होता है। सरकारी पत्र की अगर मैं बात करूं, सरकारी पत्र आपके अन्य शैली में लिखे जाते हैं, ये ध्यान आपको यहाँ से रखना है। दूसरा, इनमें संबोधन और स्वनिर्देशन नहीं होता। अर्ध सरकारी पत्र की अगर मैं बात करता हूँ तो अर्ध सरकारी पत्र के बारे में कहा, ये आपको बात ध्यान रखनी है कि आपका उत्तम शैली, उत्तम और मध्यम शैली में लिखे जाते हैं। ध्यान ये रखना है कि ये होते तो सरकारी कामकाज हेतु ही है, किंतु आपके व्यक्तिगत रूप से लिखे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। गोपनीय पत्र भी इनको बोला जाता है। ठीक है, ये भी बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का कि विश्व दूरदर्शन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 19 नवंबर, बी 20 नवंबर, सी 21 नवंबर, या डी 22 नवंबर। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21 नवंबर। याद रखने का बहुत ही आसान तरीका बता देता हूँ। देखिए विश्व की अगर मैं बात करूँ, विश्व दूरदर्शन, तो इसमें लिखा हुआ है दूरदर्शन, तो दू से बन गया दो, तो इसका मतलब एक तो दो देखने को मिलेगा आपको, तो दो किस में आ रहा है? बी सी डी में आ रहा है। अब बात करते हैं आगे की। इसने बोला दूरदर्शन, तो इसमें एक आ रहा है न, और न को अगर आप सीधा करके देखो तो लगभग एक जैसा दिखाई देता है, तो आपका बन जाएगा एक, तो ये बन जाएगा 21। तो आप ध्यान रखना विश्व दूरदर्शन दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। न पे खत्म हो रहा तो न से नवंबर आप लोग ध्यान रख लेना। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट जो भी था, आपका प्रैक्टिस सेट नंबर जो आपका 9 था, उसके 20 क्वेश्चन मैंने आपको पूरे करा दिए। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपकी नॉलेज भी बढ़ी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कोई भी टॉपिक हिंदी के अंतर्गत अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए। वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस मैंने बहुत सारे चैप्टर पढ़ा रखे हैं, आप जाके देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। चलिए अब मैं मिलता हूँ आपसे प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।